पुरुष समाज। सुबह सुबह नेहा को दरवाजे पर खड़ा देख सुमन हैरान रह गई। उसका मन एकाएक हजारों डरावने शंकाओं से घिर उठा। नेहा को कल जिस लाल जोड़े में ससुराल के लिए विदा किया था, वह उसी लाल जोड़े में दरवाजे पर खड़ी थी। सुमन ने जल्दी से दरवाजे के बाहर इधर उधर देखा और नेहा का हाथ पकड़ भीतर ले आई। हजारों पहेलियों में उलझी सुमन ने नेहा से पूछा, क्या बात है नेहा, जल्दी बता, मेरा जी बैठा जा रहा है। तू ससुराल से ऐसे कैसे चली आई? सूखे पपड़ी पड़े होठों और दुखों के भाव से भरी नेहा माँ से लिपट कर फूट फूट कर रोने लगी। नेहा के आंसुओं से सुमन का ब्लाउज कंधों तक भीग गया। सुमन नेहा के आंसुओं से उसके दुख का अंदाजा लगा रही थी। उसने कंधे से लिपटी नेहा को पकड़ झंझोर कर पूछा, अरे तू कुछ बताती क्यों नहीं? क्या बात हो गई? आंसुओं से भीगी नेहा ने कहा, माँ, उसने मुझे थप्पड़ मारा। किसने थप्पड़ मारा? सुमन ने जल्दी जानने की कोशिश कर पूछा। विनोद ने, नेहा ने हिचकी लेते हुए कहा। विनोद ने? पर क्यों? सुमन ने भौहें तान कर पूछा। नेहा थोड़ी झेपी और बोली, मुझे नहीं पता। तुझे नहीं पता तो किसको पता? माँ, जो आदमी पहली रात को ही अपनी पत्नी पर हाथ उठा सकता है, थप्पड़ मार सकता है, वह जीवन भर मेरा क्या हाल करेगा? मुझे ऐसे आदमी के साथ नहीं रहना। सुमन ने नेहा की बात सुन अपना हाथ माथे पर मार कर कहा, हाय राम, इतनी सी बात पर आदमी को छोड़कर भाग आई। हे भगवान, अब इसका क्या होगा? जात बिरादरी के लोग क्या कहेंगे? सुमन का दिल नेहा के जीवन में आने वाली विपत्ति से सहमने लगा। सुमन ने सूखे हल्क से कहा, नेहा, तूने ये क्या किया? तेरे बापू के बारे में तो सोचती, उनकी इज्जत का क्या होगा? माँ की बातें सुन नेहा ने कहा, मुझे नहीं पता, मैं उस आदमी के संग नहीं रहूंगी। सुमन गुस्से से बोली, तूने तो सहज ही कह दिया कि उसके साथ नहीं रहूंगी, पर जब ये बात मोहल्ला पड़ोस में पता लगेगी तो हम 9 हाथ जमीन में गड़ जाएंगे। इस बात का पता है कि नहीं? सुमन नेहा की पीड़ा और फैसले से भली भांति परिचित थी, पर वह दुनिया के लांछनों से डरी हुई थी। वह चिंतित थी कि अब नेहा का क्या होगा। जब वह पहली बार इस घर की बहू बनकर आई थी तो उसके घर में कदम रखते ही नेहा के बापू राम प्रसाद को ये हिदायत दी गई थी, अपनी लुगाई को आते आते ही अपने पैरों के तलुओं के नीचे नहीं, एड़ी तले कुचल कर रखना। पैरों के तले तो उसे थोड़ी सांस लेने की जगह या आज़ादी मिल जाएगी, लेकिन एड़ी तले तो उसकी एक एक सांस घुट जाएगी और उसकी जबान हमेशा के लिए बंद। सुन ले छोरा, अपनी इज्जत करवाना अपने हाथ में होता है। राम प्रसाद को जैसी हिदायत दी गई उसने वैसा ही किया। पहली रात को ही राम प्रसाद ने सुमन की चोटी खींच एक थप्पड़ मारी थी। बाहर बैठी सुमन की सांस के जिगर को सुआद पड़ रही थी। आखिर राम प्रसाद वही कर रहा था जो वह चाहती थी। लुगाई को पहली ही रात में दबा लिया। उस दिन के बाद सुमन को बात बात पर दबाया जाता। जीवन में वह कभी खुद कोई फैसला ना ले सकी। जरा सा बोलने की हिमाकत करती तो राम प्रसाद उसे मारने दौड़ता। सुमन मन ही मन खूब झटपटाती, लेकिन आखिर दब जाती। धीरे धीरे अपने अरमानों को कुचलने की उसे आदत पड़ गई। वह पुरुष समाज में औरत की पदवी जान गई थी। उसे ज्ञात हो गया, पुरुषों से सुशोभित इस समाज में औरत का क्या मोल है। सुमन पूरे दिन ढोरों कामों में कोहलू का बैल बन पिसती। सांस को तनिक भी चाय या किसी भी काम के लिए देरी हो जाती तो वह रो रो कर सारी कहानी राम प्रसाद को सुनाती और वह उसे रुई की तूरियों धुन देता। एक बार वह गुस्से में आकर अपने पीहर चली गई थी। उसे समाज का डर था, पर बेचारी क्या करती, कब तक सहन करती। वहां उसे परिवार और अड़ोस पड़ोस की औरतों ने समझाया, कहती, चल बावरी, मार पिटाई करने पर ही तो तू अपने खसम को छोड़कर आ गई। अब क्या दूसरा ब्याह करेगी? वह क्या तुझे सोठ का सीधा मिलेगा? वह इससे भी बड़ा जानवर मिला तो फिर क्या तीसरा ब्याह करेगी? भुआ ने कहा, शादी के बाद एक लड़की पीहर में कब तक निभेगी, यह तो तुम भी जानती हो। इसीलिए ससुराल ही चली जाओ, वहीं जाने में तुम्हारी भलाई है। इन सब की बातों को सुन सुमन खुद ही ससुराल आ गई। जब महीने चढ़ गए तो
उससे ज़्यादा काम ना होता। दिन भर जी मिचलता, काम में जरा सी ढील होते ही उसे बताया जाता, वह अनोखी या अकेली नहीं है जो बच्चा जनेगी, पूरी दुनिया की औरतें बच्चा जनेती है, इसीलिए ज़्यादा 3-5 करने की ज़रूरत नहीं, काम तो करना ही पड़ेगा। सुमन को पूरे 9 महीने में भी नहीं बैठने दिया गया। एक दिन कुएं से पानी लाते वक्त सुमन को घर के दरवाजे पर चक्कर आ गया। वह वहीं गिर गई। सिर पर रखी 2 छोटी बड़ी मटकी धड़ाम से फूट गई। एक हाथ में स्टील की छोटी कलसी और रस्सी थी। स्टील की कलसी दूर लुढ़क गई और पैंदे की जगह से दुचक गई। आवाज सुन सुमन की सांस बाहर आई और आवाज बोली, देखो कितने ढोंग कर रही है, मेरा कितना नुकसान कर दिया, मटकी फोड़ दी। इतना कहकर अंदर चली गई। सुमन दरवाजे पर पड़ी ही रही। शाम को राम प्रसाद आया तो सांस ने रोना शुरू कर दिया। देख तेरी लुगाई कैसे ढोंग विदा रच कर सापन की तरह पड़ी है, कितना नुकसान कर दिया। बड़ी मुश्किल से मेले से मटके लेके आई थी। हमने भी 9-9 महीने बच्चे अपनी कोख में पाले हैं, घर से लेकर बाहर का सारा काम भी संभाला, पर ऐसे ढोंग तो हमने ना रचे। सुमन को चक्कर तो आने ही थे। ऐसी नाजुक समय पर भी सास दूध घी पर ताला लगाकर चाबी अपने ब्लाउज में रख लेती। उसे कई बार तो सूखी रोटियां भी नसीब ना होती। माँ की बातें सुन राम प्रसाद ने पड़ी सुमन को कस कर 2 लात मारी। वह दर्द से कराह उठी और उसके मुंह से चीख निकल पड़ी। उसकी आंखों के आगे बिजली कौंध गई। वह बेसुध होते हुए भी थोड़ा होश में आई और लड़खड़ाते पैरों और कांपते हाथों से उठकर भीतर आंगन में आ गई। वह असीम दर्द से कराह रही थी, तड़प रही थी, पर उसे किसी ने उजग कर ना देखा। पूरी रात भर आंगन में तिलमिलाती रही। आखिर सुबह नेहा ने जन्म ले लिया। सुमन ने नेहा के फैसले को लेकर सोच रही थी। शायद उसने भी पहली बार में ही कुछ ऐसे कदम उठा लिए होते तो शायद उसे इतनी बदतर जिंदगी जीनी ना पड़ती। नेहा के इस फैसले से वह बहुत डरी हुई थी। नेहा की जिंदगी में आने वाला तूफान उसकी आंखों के सामने आ रहा था, लेकिन दूसरी तरफ वह नेहा को इस नर्क में जाने भी नहीं देना चाहती थी। शाम तक नेहा के ससुराल छोड़ने की बात पूरे गांव में सुनामी की तरह घर घर पहुंच गई। गांव की 2-4 औरतों ने नेहा को समझाया, लेकिन नेहा नहीं मानी। वह अड़ी बैठी रही। चाहे जो हो जाए वह अब नहीं जाएगी। ताई ने कहा, ऐसा मत कर नेहा, वापस अपने ससुराल चली जा। ब्याह के बाद लड़की ससुराल की चौखट पर ही शोभा देती है। नेहा नहीं मानी, पर अपने बापू के आग्रह और दुनियादारी की हजारों बातें सोच ससुराल जाने के लिए राजी हो गई। नेहा के माँ बाप नेहा को ससुराल छोड़ने गए, लेकिन नेहा की सास पल्लू फटकार कर बोली, समधन यहाँ क्यों आई हो? इसको लेकर हमारे घर को ऐसी बहू की जरूरत नहीं है, हम इज्जतदार लोग हैं। सुमन बोली, समधन जी दामाद जी ने भी तो सही नहीं किए। बताओ पहली रात को ऐसे अपनी पत्नी को कौन मारता है? विनोद की माँ तमक कर बोली, ऐसा है समधन, मर्द का पूरा हक होता है औरत के ऊपर। क्या आपके ऊपर हाथ ना उठाया राम प्रसाद समधी ने या विनोद के बापू ने मुझ पर? हम तो अपने घर और पति को छोड़कर ना भागे थे। समधन, आप सही कह रही हो, पर ये आजकल के नए बच्चे हैं ना, अब क्या करें? सुमन ने कहा, अब क्या करें, ले जाओ अपनी छोरी को वापस। विनोद की माँ ने फटाक से कहा। विनोद उस दिन घर पर होता तो शायद सब कुछ अंधेरी रात के बाद नए सवेरे की तरह ठीक हो जाता। विनोद को अपनी गलती का एहसास था। उसने कई बार अपनी माँ को बताया और नेहा को खुद जाकर घर लाने की बात कही, लेकिन उसकी माँ का कहना था, उसने हमारे घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी, वह अब इस घर में नहीं आएगी। वह उसके सामने दूसरी शादी का प्रस्ताव रखती। विनोद की माँ की बात नहीं मानता। उसने नेहा के गांव आकर नेहा के घर के सामने रह रही उसकी बुआ, जिसने इस रिश्ते को करवाया था, उसके घर में रहने लगा। विनोद नेहा से माफी मांगता चाहता था, उससे अपने प्यार का इजहार करना चाहता था।
नेहा जहाँ जाती विनोद हर जगह उसका पीछा करता। एक दिन नेहा अपनी छत पर कपड़े सुखा रही थी और विनोद अपनी छत पर पतंग उड़ा रहा था। उसने अपनी पतंग जानबूझकर नेहा के पास गिरा दी। लेकिन नेहा ने विनोद की पतंग को एक नज़र नहीं देखा और नीचे आ गई। विनोद और नेहा का यह सिलसिला रोज चलता। विनोद ऐसे ही अपनी पतंग नेहा के पास गिराता और नेहा उसकी तरफ देखे बिना ही नीचे आ जाती। महीना बीत गया। अचानक 2 दिन से विनोद पतंग उड़ाने नहीं आया, लेकिन नेहा रोज कपड़े सुखाने आती। 2 दिन से विनोद के ना दिखने पर वह घंटों छत पर खड़ी रहती। तीसरे दिन भी नेहा विनोद का इंतजार कर रही थी। तभी विनोद आ गया। विनोद को देखकर नेहा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसके चेहरे पर एक खुशी फैल गई और वह विनोद को देखकर चुपचाप नीचे गई। नेहा विनोद को दिल के एक कोने में चाहती थी, लेकिन उसका मन विनोद के प्रति कठोर हो रहा था। एक दिन नेहा मंदिर जा रही थी। विनोद उसके पास आया और बोला, नेहा मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। नेहा ने थोड़ा गुस्सा जताते हुए कहा, विनोद मेरा रास्ता छोड़ो, कोई देख लेगा तो देख ले, तुम मेरी बीवी हो। विनोद मुझे जाने दो। नहीं नेहा, मेरे साथ चलो अपने घर, माँ को मैं समझा लूँगा। नेहा की आंखों में आंसू आ गए और वह वहाँ से चली गई। विनोद की आंखें भी नम हो गई और वह नेहा को आवाज़ लगाता रहा। नेहा को मंदिर से लौटते आवाज़ लगाता रहा। नेहा वहाँ से चली गई। अगले दिन नेहा छत पर विनोद का इंतजार कर रही थी। तभी उसकी माँ वहाँ आ गई। अंजलि माँ को देखकर इधर उधर टहलने लग गई। सुमन ने नेहा से कहा, विनोद का इंतजार कर रही है। नेहा थोड़ी झेप कर बोली, नहीं माँ, मैं तो घंटों छत पर खड़ी होकर इधर उधर क्या देख रही हो। माँ हूँ मैं तेरी, सब समझती हूँ। बेटा मैं मानती हूँ विनोद से गलती हुई है, पर वो तुझसे बहुत प्यार करता है। यहाँ वो तुझे अपने साथ लेने आया है और जो तू यहाँ खड़े होकर उसका इंतज़ार कर रही है वह नहीं आएगा। यह सुन नेहा बहुत ज़्यादा गुमसुम रहने लगी। एक दिन सुमन ने कहा, नेहा कल करवा चौथ का व्रत है और तुम्हारा पहला व्रत विनोद की लंबी उम्र के लिए रख लेना। दूसरे दिन सुमन रोते घबराते नेहा के पास आई। नेहा विनोद को बाजार में किसी गाड़ी ने टक्कर मार दी और वह मर गयो। यह सुन नेहा के हृदय पर गाज गिर गई और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और वह नंगे पांव दौड़कर हॉस्पिटल भागी और विनोद के ढके शव को देख चीख कर रोने लगी और बोली, विनोद तुम मुझे ऐसे छोड़कर मत जाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैंने तुम्हारे लिए व्रत भी रखा है। विनोद मैं तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ। नेहा के कानों में अचानक आवाज़ आई, तो चलो, मैं तो कब से कह रहा हूँ। क्यों माँ? उसने नेहा की माँ से कहा। नेहा विनोद को जिंदा देख बिना कुछ सोचे समझे रोते हुए उसके सीने से लिपट गई। थोड़ी देर बाद उस ढके शव की तरफ देखकर नेहा कहती है, इसमें कौन है? उसमें विनोद के बुआ का लड़का मुंह पर ढके कपड़े को हटाकर कहता है, इसमें मैं हूँ। नेहा ने आश्चर्यचकित होकर कहा, यह सब क्या है विनोद? विनोद ने कहा, तुम्हारी माँ ने बताया नेहा तुमसे बहुत प्यार करती है, पर पता नहीं क्यों कठोर हुई बैठी है। कुछ तो करना पड़ेगा, तो हमने यह सब कर दिया। तो दोस्तों आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कहानी पसंद आई है